हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदियाँ। नदियों का अपने जीवन में बहुत महत्व है। बहुत महत्व की हम लोग जब भी बात करते हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर, क्योंकि कृषि करते हैं और इरिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें। डैम बनाकर, रिवर्स में हम लोग डैम बनाते हैं, केनाल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक इनका महत्व है, हमारी पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद की बात करें तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उल्लेख देखते हैं और पवित्र भी बहुत बताया गया है नदियों का। जैसे गंगा की पवित्रता के बारे में बातचीत करते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ पाप भी किए हैं तो आप एक बार गंगा स्नान कर लीजिए, आपको मुक्ति मिल जाती है। तो नदियों का अपना अलग महत्व है। हम इनके सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं, ऐतिहासिक महत्व इनका अलग है, आर्थिक महत्व इनका है और पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने सरदार सरोवर डैम की यहाँ पर बातचीत करते हैं, नर्मदा रिवर पर है, काफ़ी ऊंचा है, सबसे ऊंचा डैम है अभी तक आपका। तो हर तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आज का जो लेक्चर है बहुत बेसिक लेक्चर है, जिसमें आप लोग नदियों से संबंधित बहुत सारे फैक्टों को देखेंगे। बहुत सारे फैक्टों का मतलब क्या है, हमें कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, मतलब बेसिक जो बातें हैं नदी की वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। साथ ही आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है गौरव लाइव, आप इसको यूज़ कीजिए, 10% आपको ऑफ मिलेगा। वहाँ काफ़ी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट तैयारी का मतलब क्या है, आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ने नहीं जाना है। इस कोविड-19 के दौर में आप अपने घर पे बैठकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े शहरों में रहने का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, कोचिंगों की हैवी फीस नहीं प्रोवाइड दे पाते हैं। हमने वहाँ पर बहुत कम चार्जेस में आपको एमपीपीएससी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर चीज़ के लिए पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा। आप ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस और सारे के जो कोर्स हैं उनका क्या करें, बेनिफिट लें। आज का हमारा टॉपिक रिवर्स है। नदियों को पढ़ने से पहले बेसिक जो बातें हैं अपन उसको देखते हैं। अपन यहाँ पर बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, इससे संबंधित दो बातें देख लीजिए। पहले तो दो फैक्ट देखो, दुनिया आपके पास जो है, दुनिया में भारत में सर्वाधिक नदियां आपको देखने को मिलती हैं। अगर दुनिया में आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा नदियां कहां पर हैं, भारत में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इनका महत्व कैसा है, तो भैया जब भी अपन आस्था के बारे में बातचीत करते हैं या इनकी पवित्रता की यहाँ पर बातचीत करते हैं, मतलब हमारा इनका ऐतिहासिक महत्व तो है, लेकिन हम इनको जो इनका सांस्कृतिक महत्व है, इस सांस्कृतिक महत्व के नाम से ज्यादा जानते हैं। मतलब संस्कृति के तौर पर नदियां हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, एक नदी के किनारे ही है। और सारी जो आपके पास सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे ही बनी होती है। क्यों नदी के किनारे सभ्यताएं पनपती हैं, हम इसको भी समझेंगे। तो देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां कहां पर है, भारत में है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है जो भारत है, इस भारत में सर्वाधिक नदियां कहां पर है, मध्य प्रदेश में। हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसमें से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम आपको देखने को मिलेगा। वैसे बोला जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश से लगभग 1100 के आसपास नदियों का उद्गम होता है। लगभग 1100 नदियों का उद्गम होता है एमपी से, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर 207 नदियों का हमारे पास क्या है, डाटा उपलब्ध है। हम इसी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको 207 नहीं पढ़नी है, हम लगभग 40 जो नदियां हैं, इन 40 नदियों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक नदियां कहां पर हैं, भारत में है। भारत में इनका आस्था और पवित्रता के आधार पर सांस्कृतिक महत्व काफी ज्यादा है। जब भी अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंस नदियों की यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इसी कारणवश हमारे मध्य प्रदेश का एक नाम है, हम मध्य प्रदेश को जानते हैं नदियों का मायका। इसको बोला जाता है कि एमपी का एक अन्य नाम है नदियों का मायका। और मायका का मतलब आप सबको पता है, हमारी जो माँ होती है, इस माँ का घर। और माँ के घर का मतलब क्या है कि बहुत सारी नदियों का जो उद्गम है, बहुत सारी जो नदियां हैं, इनका उद्गम कहाँ से होता है बेटा, ये होता है मध्य प्रदेश से। और इनका जो समापन है, ये समापन आपको
अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर पानी डालती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी डालती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बड़ी नदियों में जाके क्या कर देती हैं, अपना पानी मिला देती हैं। मतलब ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं नदियों से संबंधित, आप इनको थोड़ा सा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, बेटा आपको याद रखना है हमारे एमपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। और नर्मदा नदी के बाद अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चंबल के बारे में। फिर आपसे कोई पूछता है कौन सी महत्वपूर्ण नदी, आप लोग ताप्ती बता सकते हैं, आप यहाँ पर बेतवा बता सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मध्य प्रदेश की सारी महत्वपूर्ण नदियों क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके साथ में कुछ और बेसिक बातें आपको याद रखनी है। कुछ बेसिक बातें रखने का मतलब आपके पास क्या है कि जब भी हम एमपी को पढ़ते हैं, इसकी बाउंड्री बनाने की यहाँ पर बातचीत आती है, तो ये आपका एमपी है, इस तरीके से समझिएगा, एक मैप के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारा ये एमपी है, और इस एमपी की सीमा निर्धारण का आपसे बात की जाती है। सीमा निर्धारण का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारी इस तरीके से आपको चंबल रिवर देखने को मिलेगी। तो जो चंबल नदी हमारी है, ये चंबल नदी क्या करती है, एमपी की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। अपन यहाँ पर बात करते हैं, इस तरीके से आपको जो नर्मदा रिवर है ये दिखाई देगी, और आप समझ सकते हैं कि नर्मदा रिवर हमारी पश्चिमी सीमा बनाती है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सोन नदी के बारे में। ये जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। अब देखो दक्षिणी सीमा को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ से आपकी एक नदी जाती है ताप्ती, तो कुछ इतिहासकार कुछ जो राइटर हैं ये ताप्ती को मानते हैं कि एमपी की दक्षिणी सीमा बनाती है। वो कुछ राइटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी बारे में, जो बालाघाट है, इस बालाघाट में आपको एक रिवर देखने को मिलेगी बैनगंगा। तो बैनगंगा जो नदी है, इससे हम लोग दक्षिणी सीमा का निर्धारण करते हैं। सर हमको पेपर में क्या लगा के आना है, बेटा दोनों में से एक आएगा, ताप्ती आएगी या फिर बैनगंगा आएगी। अगर मेरी सलाह मानते हैं तो आपको बैनगंगा को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है, इस दक्षिणी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो ये बातें आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और नदियों को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा, एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि हमारा जो एमपी है, इस एमपी की नदियों को लेकर थोड़े से कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन होने का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गंगा है, एक नदियों के उपनाम जब भी यहाँ पर पूछते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो गंगा शब्द है, इस गंगा शब्द को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। कौन सी कंफ्यूजन है देखिएगा। अपन यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। एक नर्मदा के बारे में बात करेंगे, एक हम लोग बात करेंगे बेतवा नदी के बारे में, और एक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, जो क्षिप्रा नदी है, इस क्षिप्रा नदी के बारे में। देखो अगर अपन मध्य प्रदेश की नर्मदा पूछी गई है एग्जाम में, आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है, ये गंगा हमारी कौन सी बेटा, नर्मदा है। आधार क्या है सर इसका, बेटा दो आधार हैं। एक तो माना जाता है इसको क्या, पवित्रता, पवित्रता की बात करें, या जो हमारा इसका आस्था की बात करते हैं, आस्था के आधार पर और पवित्रता के आधार पर एमपी की जो गंगा है, मध्य प्रदेश की जो गंगा है, ये नर्मदा नदी को माना जाता है। दूसरा आधार क्या है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई के आधार पर, और मध्य प्रदेश में जो जल उपलब्धता है, इस जल उपलब्धता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, नर्मदा को एमपी की गंगा मानते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया है, बच्चों इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो राइटर्स हैं उनकी गलती नहीं है, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो या समझ नहीं पाए हो इसका उद्देश्य क्या है, तो नर्मदा को क्या होता है, थोड़ा सा साइड कर दिया जाता है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है मध्य प्रदेश की गंगा क्या है, आप क्या लगा के आएंगे, आप नर्मदा लगा के आएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। सर हमने तो बेतवा को पढ़ा है, बेटा जो बेतवा है ये मध्य प्रदेश की गंगा मानी जाती है, लेकिन इसका आधार क्या है, ये प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषण के आधार पर अगर आपसे कोई पूछता है एमपी की जो गंगा है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की जो गंगा आपसे कोई पूछता है,
वो हमारी बेतवा है। क्लियर है? तो देखो दो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन बेटा क्यों है? क्योंकि हमारे जो सारे के सारे पब्लिशर हैं उन्होंने एमपी की गंगा लिखा हुआ है बेतवा को, लेकिन बेतवा का आधार सिर्फ प्रदूषण है कि जिस तरीके से हमारी गंगा प्रदूषित है उसी तरीके से मध्य प्रदेश की जो प्रदूषित नदी है वो बेतवा है। देखो बेटा सबसे प्रदूषित तो नहीं मानी जाती बेतवा, सबसे प्रदूषित तो हम खान नदी के बारे में बातचीत करते हैं। खान नदी जिसके तट पर हमारा इंदौर बसा हुआ है, ये सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन ये तो आजकल नाला बन गया है, नदी की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसी कारण पर प्रदूषण के आधार पर बेतवा को देखते हैं कि ये मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है एमपी में। पॉल्यूशन है क्यों? क्योंकि देखो बेटा इसके किनारे काफी सारे आपके दर्शनीय शहर हैं, बहुत सारे आपके पास जो दर्शनीय शहर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उद्योग आपको इसके किनारे देखने को मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं पवित्रता और आस्था के कारण लोग इसमें क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। इस कारण क्या है, अपवित्र है, आपके पास बहुत ज्यादा प्रदूषित है। सर क्षिप्रा को कहाँ मान सकते हैं? देखो लड़ाई चलती है, एक अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा नर्मदा भ्रंश घाटी वाला रीजन है या सतपुड़ा मेकल वाला रीजन है, और एक आपका मालवा वाला रीजन है। मालवा के जो लोग थे इनको लगा कि हम लोग क्यों जाए नर्मदा में, तो मालवा की जो गंगा कहलाती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मालवा की गंगा क्या है, तो मालवा की गंगा आप लोग किसको मानते हैं? क्षिप्रा को मानते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले क्यों बताई हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं इनको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किसको क्या माना जाए। बेटा फिर से बोलता हूं, देखिए मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है इसका निर्धारण होता है चंबल नदी से। यहाँ पर बेतवा नदी है जो एमपी और यूपी की सीमा बनाती है, ये उत्तरी सीमा का निर्धारण नहीं करती है। बेटा कौन सी करती है? चंबल नदी। लिख देता हूं यहाँ पर कि एमपी की जो उत्तरी सीमा है, इस उत्तरी सीमा का क्या कर रही है, ये निर्धारण कर रही है। पूर्वी सीमा में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? यहाँ पर हमारे पास ये सोन रिवर है, तो सोन रिवर के द्वारा पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है। पश्चिमी सीमा में कोई दिक्कत नहीं है, नर्मदा नदी है हमारी जो वेस्टर्न बाउंड्री बना रही है। लेकिन जब हम सदर्न बाउंड्री के बारे में बातचीत करते हैं, सदर्न बाउंड्री मतलब दक्षिणी सीमा की बात करते हैं, तो कुछ हमारे राइटर इसको करेक्ट मानते हैं ताप्ती को, और बेसिकली होना तो बैनगंगा चाहिए क्योंकि ये तो पश्चिम में जाके सीमा बनाती है और ये पूरा साउथ में हमारी बाउंड्री बनाती है। तो साउथ में बेटा आपको याद तो बैनगंगा रखना है, लेकिन अगर ताप्ती आ जाए तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा को लेकर बहुत लड़ाइयां हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो पहला आपको याद रखना है नर्मदा। और बेटा ये सबसे बड़ी नदी भी है, आपसे कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमारी यही है, जिसकी लंबाई बेटा 13-12 किलोमीटर है, पूरी 13-12, और एमपी में लंबाई इसकी बेटा 1077 किलोमीटर या 1076 किलोमीटर है, जिसको लेकर हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। दोनों डेटा में से आपको एक डेटा याद रखना है, तो ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, 1077 किलोमीटर आप लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बेटा गंगा वाला जो कंफ्यूजन है ये भी आपको क्या करना है, दूर करना है, याद रखिएगा इस चीज के लिए। अब हम लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नदी के जो कुछ बेसिक पॉइंट है उन बेसिक पॉइंटों को समझते हैं, उसके बाद अपन मध्य प्रदेश की नदियों को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आई होप इतना सारा जो डेटा है आपको क्लियर होगा बेटा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, हम नर्मदा की बात करें, ताप्ती, चंबल, बेतवा, कैन, धशान, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ पार्वती नदी, बहुत सारी नदियां आपको इस एमपी में देखने को मिलेंगी। हर जगह आपको नदियों का जाली जाल दिखाई देता है, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी नदियां आपको यहाँ से दिखाई देती हैं, हर जगह नदियों का जाल पूरा हुआ है, नदियों का मायका है ना हमारा मध्य प्रदेश। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक शब्दावली को। आई होप इतना सारा डेटा आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। अब नदी को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नदी होती क्या है, और इतनी सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि एमपी के लेक्चर में अगर अपन सीधी नदी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते तो आप लोगों को थोड़ा सा मजा नहीं आता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता। हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि नदी आपके पास है क्या, रिवर आपके पास क्या है। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास इसी से होता है, नदी, या आप इसे जानते हैं किसके नाम से, रिवर के नाम से। रिवर होती क्या है बेटा? देखिए बहती हुई जल की कोई धारा है। आप इसके डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि बहती हुई जल की कोई धारा है, और इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नदी के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा आपके पास जल जो लगातार क्या हो, गतिमान हो, लगातार क्या हो, गतिशील हो, विभिन्न जगह से गुजरता है, बहुत सारे रास्ते तय करता है, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नदी बोल देते हैं। सर बहते हुए जल को क्यों बोलते हैं? देखो बेटा अगर ये आपका ठहरा हुआ जल होता तो आप यहाँ पर तालाब के बारे में बात करते हैं, तालाब के अलावा हम फिर झील के बारे में बातचीत करते हैं,
या हमारा कुआं है इसके बारे में बातचीत करते हैं, हम सागर के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं, और आपके पास जो महासागर है इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन एक ही हमारा ऐसा स्रोत है जिसमें पानी लगातार क्या होता है, फ्लो होता रहता है, और इसीलिए जो नदी का पानी है इसको सबसे पवित्र माना गया है और इसको गंगा जल की हमने क्या दी, उपाधि दी है। तो बहता हुआ जो जल है इसकी धारा को हम लोग नदी कह देते हैं। बेटा नदी को जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो इससे संबंधित कुछ शब्दावली आपको परेशान करती है, और हम इस शब्दावली पर ही क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। सर शब्दावली का मतलब क्या है, देखिए ये जगह आपको दिखाई दे रही होगी, अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट, और एक इधर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दो पॉइंट तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पॉइंटों को किस नाम से जाना जाता है, जहां से नदी का निकलती है, और इसको हम लोग बोलते हैं उद्गम, उद्गम, या इसे आप लोग जानते हैं ओरिजिन, वह वाली जगह जहां से नदी ने निकलना स्टार्ट किया। ये कोई पर्वत, कोई पठार, कोई ग्लेशियर, कोई झील, कोई तालाब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह प्रारंभिक बिंदु जहां से नदी ने अपना पानी इकट्ठा करना स्टार्ट किया, या जहां से नदी एक धार के तौर पर बहना स्टार्ट की, एक स्ट्रीम के तौर पर इसने क्या किया, बहना स्टार्ट किया। तो पहले पॉइंट को हम लोग जानते हैं उद्गम पॉइंट के नाम से। सर क्यों बता रहे हैं बेटा, आप जब मेंस देने जाओगे तो 3 मार्कर में काफी सारी डेफिनेशंस आती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं जहां से नदी का उद्गम होता है। तो 3 मार्कर आपको अलग तरीके से नहीं पढ़ना है, मतलब कोई स्पेशल अलग से क्लासेस नहीं लेनी है आपको, आप यहीं से कवर कर सकते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट को हम लोग कैसे जानते हैं, जहां से नदी निकलती है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बेटा, इसको अपन लोग जानते हैं बेसिकली जो जियोग्राफी का वर्ड है, भूगोल को जो वर्ड है बेटा, वो आपके पास है मुहाना। इसको अपन जानते हैं किसके नाम से, मुहाना। आप इसको कह सकते हैं हमारा समापन पॉइंट, और आप इसको कह सकते हैं माउथ। नदी का आपके पास जो माउथ है, अब देखिए आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, सर माउथ तो यहाँ पर आ सकता था, नहीं बेटा ये उद्गम है। इसे हम लोग किसके नाम से, ओरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर क्या है। और आपसे पूछा जाता है नदी का मुहाना क्या है, नदी का समापन क्या है, नदी का माउथ क्या है, तो सबसे लास्ट पॉइंट होता है। अब 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं कि ओरिजिन किसे बोला जाता है, वह वाला बिंदु जहां से नदी एक धारा के तौर पर बनना स्टार्ट होती है या नदी बहना शुरू करती है, उसे अपन जानते हैं किसके तौर पर, उद्गम के तौर पर। और माउथ क्या है, माउथ की डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है कि वह अंतिम समय जब नदी अपना जो जल है, ये जल किसी दूसरे स्रोत में जाके क्या कर देती है, डाल देती है, किसी दूसरे स्रोत में जाके क्या करती है, डालती है, या किसी बड़े स्रोत में जाके क्या होती है, मिल जाती है। ये कुछ भी हो सकता है, ये सागर हो सकता है, ये महासागर हो सकता है, कोई नदी हो सकती है। तो 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्या है यहाँ पर क्लियर है। अब देखो नदी जब बहती है तो नदी से कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अपन उन बेसिक क्वेश्चन के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए नदी अपन ने यहाँ पर बनाई हुई है, और मान लीजिए इस नदी ने क्या किया, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई पॉइंट है और यहां से नदी ने निकलना स्टार्ट किया। मान लेते हैं ये नदी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, और नदी बहुत सारे रास्ते तय करती है। इस तरीके से ये चलना स्टार्ट करती है नदी, और फिर ये चली जाती है। तो देखिए इसने बहुत सारी अवस्थाएं तय की हैं, और अवस्थाएं तय करने का मतलब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर देता हूँ। ये एक पॉइंट बना देता हूँ, ये अपना दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो पूछा क्या जाता है, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है इसको किस नाम से जानते हैं। देखिए हम इसको जानते हैं बेटा प्रारंभिक अवस्था के नाम से। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, ये प्रारंभिक अवस्था है, और प्रारंभिक अवस्था का मतलब क्या है, इसकी ये इनिशियल एज है। इनिशियल एज को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, बाल्य अवस्था के नाम से। आपसे कोई पूछ सकता है कि बाल्य अवस्था किसे बोला जाता है। दूसरा इसके बाद जो है प्रारंभिक से बेटा आप इसे कह सकते हैं क्या, ये मध्यम अवस्था है, हम इसे कह सकते हैं ये मध्यम है। और मध्यम को आप लोग जानते हैं किसके नाम से, युवा अवस्था के तौर पर। ये युवा अवस्था है, ये इसकी यंग एज है। आप इसको कह सकते हैं किसी रिवर की जो यंग एज है, इसे हम लोग मध्य अवस्था के नाम से जानते हैं। और ये इसकी क्या है, अंतिम है। इसका क्या है बेटा, अंतिम अवस्था है। और जब भी मैं अंतिम अवस्था की बात करता हूं, आप इसको ओल्ड एज के नाम से जानते हैं। ओल्ड एज का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर नदी बहुत धीमी हो जाती है, बहुत शांत हो जाती है, और इसे आप लोग जानते हैं चाइल्डहुड एज के नाम से। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं,
बेटा किसी रिवर को जब आप लोग पढ़ते हैं और मेंस एग्जाम आप देने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बारीक बारीक क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको फोकस करना है कि नदी बहुत सारे चरणों में बहती है। ये इसका प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ से इसका क्या हुआ बेटा, उद्गम हुआ है। आपको ओरिजिन पॉइंट बहुत अच्छे से पता है। और ये वाला जो आपका पॉइंट है इसे अपन जानते हैं किसके नाम से, मुहाने के नाम से। ये मुहाना जाना जाता है। नदी की काफी सारी क्या है, अवस्थाएं हैं। देखिए जब भी मैं प्रारंभिक अवस्था के बारे में यहाँ पर बातचीत करता हूँ तो नदी यहाँ पर बहुत सारी धाराएं होती हैं, इसमें छोटी छोटी धाराएं यहाँ पे मिल रही होती हैं और इन धाराओं से मिलकर क्या होता है, नदी बनती है। मतलब बेसिकली काफी सारी धाराओं का एक सम्मिलित रूप होता है और ये सम्मिलित रूप आपके पास क्या कहलाता है, एक नदी कहलाता है। तो नदी प्रारंभिक अवस्था में बेटा क्या होता है कि बहुत ज्यादा तीव्र होती है। बहुत ज्यादा तीव्र होने का मतलब क्या है कि किसी पर्वत से निकल रही है, किसी दूसरी जगह से निकल रही है, ये पर्वत को काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो नदी है बेटा ये तीव्र होती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि नदी की जो तीव्रतम अवस्था है बहुत तेज गति से कहां पर बहती है, प्रारंभिक अवस्था में बहती है। यहाँ पर देखो नदी के द्वारा कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे अपन वी शेप वैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, वी शेप वैली, वी आकार की घाटी नदी कहां पर बनाती है, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर बनाती है। आपसे कोई बोल सकता है कि जो जल छिप्रिका है, जल छिप्रिका कहां पर बनाती है नदी, तो ये भी प्रारंभिक अवस्था में बनाती है। वी आकार की घाटी मतलब क्या है, ये पर्वतों को इस तरीके से काट देती है, इस तरीके से काटती है और इस तरीके से धार बहती हुई चली जाती है। तो वी शेप वैली बनाती है, यहाँ पर छिप्रिका यहीं पर बनाती है। जब इसका लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर ये जब जा रही होती है यहाँ पर आपके पास मध्यम अवस्था में, चाइल्डहुड एज को छोड़कर जा रही होती है यहाँ पर यंग एज में, तो इसके द्वारा यहाँ पर एक संरचना बनाई जाती है और इस संरचना को आप लोग जानते हैं किसके नाम से, वाटरफॉल के नाम से। आप इसको जानते हैं किसके नाम से, जो हमारा वाटरफॉल है इस वाटरफॉल के नाम से, या हम इसे जानते हैं किसके नाम से, जलप्रपात के नाम से। पूछा जा सकता है कि जलप्रपात कहां पर बनता है। सेकंड वाली जो स्टेज है इसकी शुरुआती दौर, ठीक है। नदी यहाँ पर बेटा आपके पास वो बनाती है, गॉर्ज बनाती है। आपसे कोई पूछ सकता है गॉर्ज कहां पर बनाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैनियन कहां पर बनाती है, तो आपको याद रखना है वी शेप वैली, जल छिप्रिका, गॉर्ज और कैनियन, ये क्या होते हैं पढ़ेंगे शब्दावली में। जब नदी के द्वारा बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको याद रखना है कि आपको वी शेप वैली, छिप्रिका, गॉर्ज और कैनियन, ये नदी प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर बना देती है। वाटरफॉल सेकंड अवस्था में बनाती है। वाटरफॉल के अलावा नदी यहाँ पर आपके पास नदी विसर्प बनाती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सर नदी विसर्प कहां पर बनाती है, ये नदी विसर्प बनाती है दूसरी वाली एज में, यंग एज आप जिसे कहते हैं। यह नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं। बाढ़ का मैदान, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि फ्लड प्लेन कहां पर बनाती है, ये फ्लड प्लेन सेकंड वाली अवस्था में बनाती है। बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर आ जाता है नदियों में, नदी अपनी घाटी बनाती है। आपसे पूछा जाता है सर नदी घाटियां, बेटा ये पूरा का पूरा नदी घाटियां आपको देखने को मिलेगी। और सेकंड वाला जो एज है यहाँ पर इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जिसे अपन लोग ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो पहला आपको वाटरफॉल याद रखना है, जलप्रपात याद रखना है, नदी विसर्प आपको याद रखना है, बाढ़ का मैदान आपको याद रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, गोखुर झील, गोखुर जो आपके पास झील है, आप इसे जानते हैं ऑक्सबो लेक के नाम से, कि जो ऑक्सबो लेक है, ये ऑक्सबो लेक कहां पर बनता है, ये भी इसके जो सेकंड अवस्था है, सेकंड इसका जो फेज है, जिसे हम लोग यंग एज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बनाती है। देखो बेटा फ्लड प्लेन बनाएगी, अगर यहाँ पर ये गोखुर लेक बनाती है तो इसके साथ में बेटा और सारी आकृति बनाती है। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, यहाँ से नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो आप एक सुनते हैं कि बांगर आपके पास क्या होता है, बांगर के साथ में आप खादर मैदान, बांगर मैदान, खादर मैदान आप लोग यहाँ पर सुनते हैं। आपके पास कि जो जलोढ़ पंख है, ये जलोढ़ पंख के बारे में आपने सुना होगा, या मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं तो नदी बेटा यहाँ पर ये बांगर, खादर, जलोढ़ पंख, ये बहुत सारी संरचनाएं हैं जो सेकंड वाली एज में नदी के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, बनाई जाती है। जब भी हम लोग बेटा यहाँ पर लास्ट की बात करते हैं, अंतिम जो फेज है, यहाँ पर नदी बेसिकली दो संरचनाएं बनाती है। एक आप लोग कहते हैं क्या, डेल्टा, और एक को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, एस्चुरी के नाम से। सर डेल्टा बनाती है और एस्चुरी बनाती है, क्या होता है डेल्टा, क्या होती है एस्चुरी, इन दोनों को तो मैं अभी यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। आपको ये समझना है एक नदी इतने सारे दौर से गुजरती है, इसका ये उद्गम पॉइंट है, इनिशियल जहां से इसने शुरू की,
जिस पठार से, जिस ग्लेशियर से, जहाँ से भी निकली, इसे अपन उद्गम पॉइंट कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था जहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं, माँ जो अपने हैं, अपना घर है, घर आप कह सकते हैं, यहाँ से क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है। फिर बहुत सारी पठारों से, पहाड़ों से निकलती है और मैदानों में बहना स्टार्ट करती है, जलप्रपात बनाएगी, बांगर बनाएगी, खादर बनाएगी, जलोढ़ पंख बनाती है ना। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। और जो अपन पठारों की तलहटी में आते हैं तो यहाँ पर इसके द्वारा बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं। मैं सारी आकृतियां आपको यहाँ पर क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो नदी के द्वारा देखो मोटे मोटे तौर पर कौन कौन सी आकृति बनाई जाती हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नदी से संबंधित जो शब्दावली है, चलिए हम लोग जो बेसिक शब्दावली है रिवर से संबंधित, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी परेशान करते हैं ये। देखिए अपना ये बेसिक लेक्चर है, नदियों से संबंधित एक बेसिक लेक्चर है, जिसमें अपन रिवर की जो शब्दावली है या इनकी जो बेसिक बातें हैं उसको समझ रहे हैं। सर बेसिक बातों का मतलब क्या है? देखिए नदी आपके पास जब निकलती है, ये नदी का आपके पास उद्गम पॉइंट है, और निकलने के बाद इसका जो समापन आता है, समापन पहुंचने पर दो आकृति बनाती है, जैसा अपन ने यहाँ पर अभी पढ़ा। एक अपन बात करते हैं डेल्टा के बारे में, और एक अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो एस्चुरी है, इस एस्चुरी के बारे में। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनको अपन क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहले डेल्टा क्या है। डेल्टा देखिए जो नदी है, इसका जब अंतिम समय होता है, इसका जब अंतिम समय होता है तो अंतिम समय में ये इस तरीके से कुछ जल बत्रिकाओं में बढ़ जाती है, और जल बत्रिकाओं में बढ़ते टाइम पर ये बीच में जो मलबा है, ये जो गाद है, इसको यहीं छोड़ देती है, और ये पानी चला जाता है कहाँ पर, आपके पास एक बड़े जलासागर में। अपन इसको सागर बोल देते हैं या महासागर मान लेते हैं। ये नदी इसमें क्या होती है, पहुंचती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो आकृति बनाई गई है, इस आकृति को आपने नाम दिया है डेल्टा। ये अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पर आपको जैसे ये पक्षियों के पाद होते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं पर ये धनुषाकार आपको देखने को मिल जाती है। हमारा जो हाथ होता है, पंजा होता है, इस तरीके से आप इसे पंजाकार कह सकते हैं। मतलब बहुत सारी आकृतियां बनाता है डेल्टा, और उन आकृतियों के आधार पर इसका नाम अलग अलग दिया गया है। कहीं पर आपको पक्षीपाद मिलेगा, कहीं आपको पंजाकार मिलेगा, कहीं आपको धनुषाकार देखने को मिल जाता है। बेटा डेल्टा वाला जो टॉपिक रहेगा, इंडिया की जब नदियां पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, सुंदरवन आपका जो डेल्टा है, ये सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किसके द्वारा बनाया जाता है? एक तो हमारी जो गंगा रिवर है, इस गंगा रिवर के द्वारा, और एक हमारी जो बनाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने जो बनाया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और आपको कहां पर देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। तो एक जो बेसिक शब्दावली है डेल्टा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब डेल्टा बनता कहां पर, इसको समझिए। जैसे देखिए जो कोस्ट आपके पास है, कोस्ट की मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूं, तट जो है ये बेटा सपाट होना चाहिए, तट बहुत ज्यादा सपाट होना चाहिए। भारत की जब बात करते हैं, जैसे ये पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट को क्या कर दिया है, घिस दिया है, नदियों ने पाट दिया है, तो ये सपाट हो गया है। और सपाट होने के कारण यहाँ पर ये मलबा आसानी से रुक पाता है, और नदियां धीरे धीरे पहुंच जाती हैं कहाँ पर, आपके पास बंगाल की खाड़ी में। तो तट का क्या होना चाहिए बेटा, सपाट होना चाहिए, और तट तीखा नहीं होना चाहिए। अगर तीखा होगा तो पानी सीधा नदी में चला जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा आपका नहीं बन पाएगा। तो डेल्टा आपको समझ में आ गया है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब डेल्टा के बाद अपन एक और आपके पास जो स्थलाकृति है, जो नदी के द्वारा मतलब बनाई जाती है, या अपन शब्दावली की बात करें बेटा, ये हमारी होती है एस्चुरी। देखो एस्चुरी क्या है, एस्चुरी बहुत सारी हमारे जो राइटर हैं, उन राइटरों ने इसको डेल्टा का टाइप ही माना है, बट ये एक स्थलाकृति है, नदी के द्वारा बनाई गई है। जब नदी का जो पानी है, नदी का जो पानी है, ये जलाशय में गिरता है, जलाशय में गिरता है, तो सीधा पानी अंदर चला जाता है। मतलब जैसे अपन बात करें, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, इसका ये स्लोप बहुत तीखा था, पानी आया सीधा नीचे गया, पानी आया सीधा नीचे गया, और इसने नीचे जाने पे क्या कर दी, यहाँ पर स्थलाकृति बना दी, यहाँ पर स्थलाकृति बना दी। मतलब नदी जो मलबा अपने साथ लेकर आई थी, ये मलबा
तट के सापेक्ष यहाँ न छोड़ने की बजाय पानी के साथ अंदर लेके चली गई और जलाशय में जाके क्या बनाया, स्थलाकृति बनाई। आप इस स्थलाकृति को नाम देते हैं एस्चुरी। आपने पढ़ा होगा भारत की दो बड़ी नदियां, एक अपन नर्मदा के बारे में बातचीत करते हैं, एक अपन ताप्ती की बातचीत करते हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा बनाती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, हमारा जो पश्चिमी घाट है, इसका स्लोप बहुत तीखा है। और इसका जो स्लोप तीखा है, बहुत तीखा स्लोप है बेटा। इस तरीके से पानी सीधा नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। पूरा जो डिपॉजिट है, पूरा जो डेल्टा है, पूरा जो गाद है, ये सब कहाँ चला जाता है बेटा? पानी के अंदर चला जाता है। और पानी के अंदर तट के साथ जो सागर में हमने स्थलाकृति बनाई है, उसे अपन एस्चुरी नाम देते हैं। इसके बाद में दो शब्द और हमें परेशान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक तो सहायक नदियां, जिसे अपन आप लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और एक आपके पास होती है कौन सी बेटा? डिस्ट्रीब्यूटरी, जल वितरिका। जब भी अपन नदी के यहाँ पर बातचीत करते हैं, इस नदी में दो शब्द बहुत परेशान करते हैं। एक आता है सहायक नदी। सहायक नदी आप इसे जानते हैं किसके नाम से? ट्रिब्यूटरी के नाम से। एक आपके पास होती है जल वितरिका। जल वितरिका, इसे अपन जानते हैं किसके नाम से? डिस्ट्रीब्यूटरी। वैसे देखो, इनके जो नाम है बेटा, आप इनसे ही समझ सकते हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है? जब नदी बेटा शुरुआती अवस्था में होती है, शुरुआती एज में होती है, तो बहुत छोटी छोटी नदियां क्या होती हैं, इसमें आके इस तरीके से मिलती हैं। छोटी छोटी जो नदियां हैं, इनको जब मिलकर ये नदी में आके अपना पानी डालती हैं और नदी के स्वरूप को बड़ा करती हैं। तो शुरुआती समय में जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा मिलकर नदी के स्वरूप को बड़ा बनाना क्या करती हैं? इसका जो स्वरूप है, इसको बड़ा बनाती हैं। इसकी जो जल की मात्रा है, इस जल की मात्रा को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। और इसको बहुत रौद्र रूप धारण कर लेती है नदी, जब इसमें काफ़ी सारी नदियाँ मिल जाती हैं। तो सहायक नदियों को कैसे याद रख सकते हैं? ये नदी की छोटी छोटी स्ट्रीम है, छोटी छोटी जल की धारा है, जो एक मेन नदी में आके मिलती हैं और नदी को कंप्लीट बनाती हैं। इसमें जल की जो मात्रा है, इसको क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। ये शुरुआती एज है। जब नदी आपके पास बेटा बूढ़ी हो जाती है, इसको अपने पानी को किसी विशाल जलाशय में लेके जाना है। किसी विशाल जलाशय में लेके जाने से पहले इसके द्वारा ये फिर छोटी छोटी ब्रांचों में बसती है। बेटा ये अंतिम समय है और एक नदी छोटी छोटी धाराओं में बन रही है और इसमें ये मलबा भरा हुआ है। ये यहाँ तक आपके पास का ये मलबा है, ये गाद है, ये गाद है बेटा, ये गाद है, ये नहीं जा पा रहा है पानी। ये धाराएं आपके पास जो है ना, इनको अपन जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से या जल वितरिकाओं के नाम से। ये नदी का वो हिस्सा है जो नदी को आसानी से अपने मुहाने में मिलने में मदद करती है। देखो क्या है, उम्र हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, बहुत सारा मलबा, बहुत सारा गाद अपने साथ है। अब ये अंदर लेके नहीं जा पा रही सबको, तो क्या करेंगी? जो मलबा लेकर आई थी उसको तट पर छोड़ के चली जाएंगी, जो गाद लेकर आई थी उसको तट पर छोड़ के चली जाएंगी और यहाँ पर एक आकृति बना देंगी जिसे अपन लोग कह देते हैं क्या? डेल्टा। और ये छोटी छोटी धाराएं बेटा आपके पास क्या है? ये जल वितरिका है। आई होप आप इसको यहाँ पर समझ गए होंगे। देखो ये काफ़ी सारी बातें हैं, हमें बहुत परेशान करती हैं रिवर सिस्टम से रिलेटेड। आप इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बेटा। आपको सहायक नदी आपको याद रखनी है, आपको जल वितरिका आपको याद रखनी है, और ये सब मिलकर एक नदी द्रोणी बनाते हैं। आपने नदी द्रोणी के बारे में सुना होगा, तो नदी द्रोणी आपको यहाँ पर क्या रखना है? याद रखना है। सारी नदियाँ मिलकर जो बनाएंगे उसको। तो सहायक नदी आपको क्लियर है, जल वितरिका आपको क्लियर है। दो तीन शब्द और हैं हमारे जो नदियों में हमको बहुत परेशान करते हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर अपन जो अपना रिवर सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है रिवर बेसिन। रिवर बेसिन की मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूं। सर रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन का मतलब ये है बेटा, जैसे कोई नदी है, मान लीजिए ये नदी है, इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ आके मिलती हैं इस तरीके से, छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ मिलकर बनती हैं। तो ये जो नदी है जितने एरिया में बह रही है, मतलब इसमें देखो ये भी है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है बेटा, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये रिवर का बेसिन है। एक नदी और उसके बहने का क्षेत्र, नदी और उसके बहने का क्षेत्र कब? जब उसमें पूरी सहायक नदियां मिल जाती हैं, इसे अपन लोग रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। यही आपको अपवाह बेसिन आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि अपवाह क्षेत्र क्या है? तो अपवाह क्षेत्र का मतलब है वह भूभाग या वह भाग जहां से नदी क्या होती है बेटा, आपके पास फ्लो होती है, नदी जिसमें बहती है, रिवर का बेसिन है। इसी में टर्मिनोलॉजी आती है कैचमेंट एरिया।
एक टर्मिनोलॉजी आती है बेटा आपके पास, क्या? कैचमेंट एरिया। और जब भी अपन कैचमेंट एरिया के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं, देखिए ये नदियाँ काफ़ी अलग अलग जगह से पानी लेके आती हैं। इसका स्रोत कुछ और है, इसका स्रोत कुछ और है, इसका स्रोत कुछ और है। तो जितने भी स्रोतों से, जितने भी क्षेत्र से पानी लेके आती हैं, उसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। जिन स्रोतों से या जिन क्षेत्रों से इसने जल प्राप्त किया है एक नदी ने, इसे बोला जाएगा क्या? कैचमेंट एरिया। और जिसमें ये फ्लो हो रही है, जहां पर ये बह रही है, उसे बोला जाएगा रिवर बेसिन, या इसे बोला जाएगा क्या? अपवाह बेसिन। ये कुछ ऐसी बातें बेटा आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। एक वर्ड और हमें परेशान करता है, जिसे अपन लोग जानते हैं जल विभाजक के तौर पर, कि सर जल विभाजक क्या होता है? देखिए बेटा, जब दो रिवर बेसिन आपके पास रहते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक रिवर बेसिन है गंगा, ये गंगा रिवर बेसिन है आपके पास, और ये हमारा क्या है? नर्मदा रिवर बेसिन है। तो इनके बीच में हमें विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है। इनके बीच में बेटा क्या है आपका? इस तरीके से विंध्याचल पर्वतमाला है। तो विंध्याचल पर्वतमाला क्या करती है? दो जल विभाजक के बीच में विभाजन का काम करती है। इसको अलग कर रही है और इसको अलग कर रही है। ये जल विभाजक के तौर पर आपका जाना जाता है। ये आपकी रिवर की क्लास थी, बहुत बेसिक क्लास यहाँ पर हुई है। थोड़ी सी मैंने टर्मिनोलॉजी को आपको समझाने की कोशिश की है। कोशिश करें आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, आपके दोस्तों तक पहुँचा सकें इसको। और आपके जो भी डाउट हों, आप उन डाउटों को मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और क्लास आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कोशिश करें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल रही हैं। मेरा कोड यूज़ कीजिए गौरव लाइव। अभी बहुत सारे नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।